आपके अपने चैनल बार्क में आपका स्वागत है। इंडिया। तो आज हम कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम शुरू करें, हम जो ये पढ़ रहे हैं, जो ओवरऑल चैप्टर का नाम है वो है फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। क्या नाम है जी? फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। ये है हमारा लार्जर चैप्टर जिसके अंदर हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा था कि फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया को 6 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। पहला है नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या आता है? नॉर्दर्न माउंटेन्स। इसमें क्या आता है? इसमें आता है नॉर्दर्न माउंटेन्स में ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल, तीनों के बारे में पढ़ना है हमें। दूसरी आती है ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन, यानी इसमें हम प्लेन के बारे में पढ़ते हैं जो हिमालय के जस्ट साउथ में है और पेनिनसुलर प्लेट्यू के जस्ट नॉर्थ में है। तो थर्ड क्या हो गया? पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये हो गया तीसरा नंबर की लेक्चर। चौथा नंबर का हो गया द डेजर्ट ऑफ इंडिया, दैट इज थार डेजर्ट। पांचवा नंबर जो लेक्चर लोड भी किया हुआ है ये है इंडियन आइलैंड्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक डिवीजन है। और एक छठा जो है वो है कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। तो आज हम इसी छठे फिजियोग्राफिक डिवीजन की बात करेंगे जिसका नाम है कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें वर्ड पर आप ध्यान दीजिए। पहला वर्ड है कोस्टल। तो कोस्टल मतलब होता है समुद्री किनारे। ये देखिए, यहाँ पर समुद्र है, आप जानते हैं कि ये अरेबियन सी है, दिस इज बे ऑफ बंगाल। और इसके किनारे जो प्लेन है, इस तरफ यहाँ से कच्छ से शुरू होता है और नीचे कन्याकुमारी तक जाती है और ये ईस्टर्न घाट के समकक्ष दूसरा कोस्टल प्लेन है। इसे ही हम क्या कहते हैं? कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि ये समुद्र के किनारे में है ये प्लेन। ऊपर में जो हमने प्लेन पढ़ा था दैट इज द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। ऐसा हमने इसलिए बनाया क्योंकि थार डेजर्ट को हमने अलग पढ़ा था और यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा प्लेन थी। ठीक है, ये हमने पढ़ा है ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन में। आज पढ़ना है इस दोनों पार्ट को, दैट इज द कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। तो कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया क्या है? एक इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक डिवीजन है जो लोकेटेड कहाँ है? इंडियन कोस्ट पर है, यानी इंडिया के जो समुद्र के किनारे है वहां। इस कोस्टल प्लेन को ऑफ कोर्स हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक है वेस्टर्न कोस्ट, एक है ईस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट वेस्ट में लोकेटेड है, वेस्टर्न घाट और समुद्र के किनारे के बीच में है। ईस्टर्न कोस्ट ईस्ट में लोकेटेड है। एनी प्रॉब्लम? यहाँ भी देखिए, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ये दिख रहा है आपको, थोड़ा सकरा है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ये दिख रहा है, थोड़ा ये चौड़ा ज्यादा है। ठीक है, तो जो कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया है इसको दो पार्ट में बांटा जा सकता है। ईस्ट में जो है बे ऑफ बंगाल के किनारे, दैट इज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, एंड द वेस्ट में जो है वो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। आइए आगे इंफॉर्मेशन लेते हैं। डेफिनेशन कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम कोस्टल प्लेन को? ये प्लेन है, दीज आर प्लेन्स दैट स्ट्रेच एंड दे आर नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स। बहुत पतला है जो ये जो कोस्ट लाइन है, ये लाइन बोला जाए तो एकदम जहां पर ये जो रेखा है, लाइन का मतलब क्या होता है? रेखा जो मिट्टी और पानी को सेपरेट कर रही है, इस रेखा को लाइन कहते हैं। और प्लेन बोला जाए तो ये जो 3D कॉन्सेप्शन है, सॉरी 2D कॉन्सेप्ट है, ये एकदम पूरा इस तरह से फैला हुआ है, प्लेन एरिया है, इसको बोलेंगे कोस्टल प्लेन। लाइन बोलेंगे तो एक पतली लाइन, सिर्फ एक रेखा, और प्लेन बोलेंगे तो ये पूरा एरिया। ठीक है, तो ये जहां एजेस ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू और कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया के बीच में, यानी एक तरफ तो क्या है? ये कोस्ट लाइन है और दूसरी तरफ इस तरफ क्या है? वेस्टर्न घाट है और इस तरफ ईस्टर्न घाट है जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का हिस्सा है। तो हम उस प्लेन के बारे में पढ़ रहे हैं जो लाई करते हैं वेस्टर्न कोस्ट लाइन और वेस्टर्न घाट के बीच में, और ईस्टर्न कोस्ट लाइन और ईस्टर्न घाट के बीच में। कैसे ये फॉर्म हुआ होगा? हमने तो हिंट बता ही दिया। यहाँ पर क्या है? ब्लैक से मैं दिखाता हूँ। ये है वेस्टर्न घाट, हमारा जो पश्चिमी घाट है ये है वेस्टर्न घाट, जो कि पेनिनसुलर प्लेट्यू का इधर नीचे से देखेंगे तो पहाड़ दिखेगा। अब अगर यहाँ से ब्लू से दिखा रहा हूँ, यहाँ से कुछ नदियां आती है और इस तरह से ये नदियां अरेबियन सी में मिलती है। बताइए, ये नदियां पहाड़ से आ रही है, वेस्टर्न घाट से आ रही है, तो अपने साथ क्या लाएगी? सेडिमेंट्स लाएगी, और ये सेडिमेंट्स को यहाँ पर डिपोजिट करते गई और इस तरह से इस प्लेन का निर्माण हुआ। सिमिलरली इस वेस्टर्न घाट से बहुत सारी नदियां इस तरफ जाती है जो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, बहुत सारी नदियां। और कुछ नदियां ईस्टर्न घाट से शुरू होकर इधर गिर जाती है, जो छोटी नदियां हैं, बड़ी नदियां और छोटी नदियां दोनों।
ये जब अपना सेडिमेंट्स को जमा किया इस कोस्ट लाइन की तरफ ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल में, तो यहाँ क्या बन गया, ये बन गया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये बन गया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। जस्ट सेम इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। जैसे ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था, जो हिमालय से आ रही नदियां तथा पेनिनसुलर प्लेट्यू से जा रही नदियां सेडिमेंट्स को डिपोजिट करी, तो क्या बन गया, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। उसी तरह यहाँ पर वेस्टर्न घाट से जाने वाली नदियां जब वेस्टर्न कोस्ट लाइन की तरफ जब अरेबियन सी में अपने सेडिमेंट्स को जमा करी, तो बन गई वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है। एक्सटेंट कहां से कहां फैला हुआ है, दे स्ट्रेच फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 1198 किलोमीटर। देखिए ये कोस्ट लाइन के बारे में दिया हुआ है। कोस्ट लाइन मतलब क्या होता है, वो किनारा, वो छोर, वो लाइन है, एक रेखा है। ये जो हम ऐसा करके मैप दिखाते हैं, ये क्या है, एक कोस्ट लाइन है। जब प्लेन बोला जाए तो ये कोस्ट लाइन है और यहाँ पर कहीं पर वेस्टर्न घाट है। इसके बीच की जो भूमि है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम कोस्टल प्लेन बोलेंगे। तो ये जो पूरा एरिया है ये कोस्टल प्लेन है, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है और इस तरफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। लेकिन ब्लू वाला जो दिखा रहा है ये लाइन दिखा रहा है। तो कोस्ट लाइन का लेंथ हो गया 11,098 किलोमीटर, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। पहले ये कोस्ट लाइन कितना था, 7,500 किलोमीटर के आसपास थी, अब इतना हो गई है। ये इसके बारे में हमने पढ़ा है। कोस्टल प्लेन क्या है, एक एरिया है जो स्क्वायर किलोमीटर में मेजर होता है। और कोस्ट लाइन क्या है, कोस्ट लाइन ये 2D आप रहने दे, हटा दीजिए इसको। ये कोस्ट लाइन क्या है, एक रेखा है जो लैंड और समुद्र के पानी को मिलाती है। ये रेखा, इसको किलोमीटर में मेजर करेंगे, और कोस्टल प्लेन एरिया है तो इसको किलोमीटर स्क्वायर में मेजर करेंगे। ऐसे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको अंतर पता होना चाहिए कि कोस्ट लाइन मतलब होता है वो किनारा, वो छोर, वो रेखा जो अलग करती है वाटर को लार्जर लैंड से। ठीक है। फिजियोग्राफिक डिवीजन, ये वन ऑफ द 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया है, 6 में से एक ये है। यहाँ भी देखिए एक अलग इमेज आया है सेम, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है। डिवीजन क्या है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का, 2 पार्ट में हम बांटते हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, है ना। और दोनों कहाँ मिलती है, यहाँ पर तमिलनाडु है, कन्याकुमारी है, यहीं पर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इस तरफ से आते हुए मिलती है और इस तरफ से आते हुए हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन मिलता है। एक एक करके हमें दोनों को पढ़ना है। पहले हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पढ़ेंगे, फिर हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पढ़ेंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं हुई होगी। तो आइए शुरू करते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को पढ़ना। तो पहले हम ये वेस्ट साइड वाला प्लेन को पढ़ेंगे, फिर ईस्ट साइड वाला प्लेन को पढ़ेंगे, दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे। ये जब हम प्लेन पढ़ते हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट आता है कि अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम है। पहले उस नाम को याद अगर हो गया, उस नाम को अगर आप समझ गए तो ये इजी है, फिर इसमें कुछ नहीं रखा है। उसके अंदर जो भी मटेरियल हम पढ़ेंगे वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ज्योग्राफी के किसी और चैप्टर में कवर हो जाएगा, या फिर अगर नहीं भी कवर होता है सो दे आर नॉट मच इंपॉर्टेंट, पर ये नाम हमें याद होना चाहिए। पहला देखिए, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर फिगर ठीक नहीं है, तो ये जो दिख रहा है, ये जो ऊपर वाला ये एरिया है, ये वाला एरिया जो दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे कच्छ पेनिनसुला भी बोल सकते हैं। क्यों? बिकॉज एनी लैंड मास विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड इज नोन एज पेनिनसुला। तो ये लगभग 3 तरफ से क्या है, पानी से घिरा हुआ है। खास करके ये देखिए, ये काठियावाड़ पेनिनसुला है, तीनों, इधर से भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी, तो ये भी पेनिनसुला हुआ। ऐसे ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, कच्छ प्लेन या कच्छ पेनिनसुला बोलेंगे। तो ऊपर को बोलेंगे कच्छ, नीचे ये वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं, काठियावाड़। समझ में आया? ये सब आपको याद करना है। तो ऊपर को हमने बोला कच्छ, ये जो जितना दिख रहा है इससे बड़ा है, ये जो ये पूरा ऐसे करके जो रेड में दिख रहा है ये पूरा कच्छ में आएगा, कच्छ प्लेन में। ठीक है। तो ये हो गया कच्छ प्लेन, ये हो गया, ये जो दिख रहा है नीचे वाला ये हो गया काठियावाड़ प्लेन। और जो इसके ईस्ट साइड में गुजरात का कुछ पोर्शन बच जाता है, हम इसको ब्लैक से दिखाते हैं। ठीक है। ये वाला पोर्शन जो बच गया है गुजरात का, इसको हम गुजरात प्लेन कहते हैं। यानी गुजरात प्लेन में कच्छ प्लेन और काठियावाड़ प्लेन नहीं आता है। एक और इमेज हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये तो नहीं है बढ़िया, ये भी नहीं है बढ़िया। ये देखिए, ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये है कच्छ प्लेन। क्या है? ये है कच्छ प्लेन। ठीक है। ये नीचे जो दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये है हमारा काठियावाड़ प्लेन। ये क्या है? काठियावाड़ प्लेन, ये काठियावाड़ है। ठीक है। जो बच गया गुजरात का पोर्शन, ये देखिए, ये गुजरात का पोर्शन बच गया ना,
इसको बोलेंगे गुजरात प्लेन। तो आज आपको पता चला होगा कि गुजरात प्लेन के अंदर कच्छ प्लेन और काठियावाड़ प्लेन नहीं आती है। काठियावाड़ प्लेन ये वाला पोर्शन है, कच्छ प्लेन ये वाला पोर्शन है और गुजरात प्लेन ये वाला पोर्शन है। उसके नीचे ये वाला जो पोर्शन है महाराष्ट्र से लेके गोवा तक, इसको बोलते हैं कोंकण प्लेन। क्या बोलते हैं? कोंकण। आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई दो उपाय नहीं है, इंपोर्टेंट भी है। कोंकणी भाषा है गोवा का, इसलिए जो महाराष्ट्र का रीजन है, बेसिकली जो दमन यूनियन टेरिटरी है वहां से लेके गोवा तक के जो रीजन है उसे कोंकण प्लेन कहते हैं। आपको सिंपल याद रखना है कि जो महाराष्ट्र का प्लेन है और जो गोवा का प्लेन है इसे हम कोंकण प्लेन कहेंगे। ठीक है ना? गोवा का नीचे और यहाँ पर एक पोर्ट सिटी है कर्नाटक में जिसे हम मैंगलोर कहते हैं। तो पूरा कर्नाटक का जो गोवा से मैंगलोर तक का है इसे हम कन्नड़ प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्नड़ प्लेन। कन्नड़ कर्नाटक प्लेन अगर बोलेंगे तो पूरा कर्नाटक आ जाएगा ना, इसमें हम मैंगलोर तक का ही लिए। आप मैप में देखिएगा, केरल से थोड़ा ऊपर में और ये कर्नाटक के सदर्न पार्ट में एक सिटी है, पोर्ट सिटी है जिसे हम मैंगलोर कहते हैं। इस रीजन को कन्नड़ प्लेन कहेंगे। और ये कन्नड़ से लेके पूरा कन्याकुमारी तक या पूरा केरल का जो कोस्ट है इसको कहेंगे मालाबार कोस्ट। तो मालाबार कोस्ट किसको कहेंगे? मालाबार कोस्ट कहेंगे मैंगलोर सिटी जो बेंगलोर में है, कर्नाटक में है, वहां से लेके जो केरल कोस्ट है दोनों को ऐड करेंगे तब मालाबार कोस्ट आएगा। इसको हमें एक एक करके पढ़ना है। पर अगर आपको ये नाम याद हो गया तो समझिए काम पूरा हो गया। हम पढ़ेंगे तो, लेकिन इतना पहले याद होना चाहिए, इतना सबसे ज्यादा कंपलसरी है। ये अगर याद नहीं है तो ये आगे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो एक बार फिर देखिए, ये ऊपर वाला ये जो रेड में दिख रहा है ये क्या है? ये है कच्छ प्लेन। ये नीचे वाला जो दिख रहा है ये क्या है? काठियावाड़ प्लेन। उसके बाद जो गुजरात का एरिया बच गया जिसमें ये कोस्टल एरिया भी है और बाकी जो इधर का प्लेन है वो गुजरात प्लेन। गोवा और कर्नाटक में मैंगलोर तक की जो रीजन है इसे हम कहेंगे कोंकण प्लेन। कोंकण प्लेन, सॉरी, क्या था, महाराष्ट्र और गोवा के जो रीजन है उसे कोंकण प्लेन। और गोवा से जो कर्नाटक के मैंगलोर सिटी तक है उसे कन्नड़ प्लेन। और नीचे मैंगलोर सिटी से केरल का जो रीजन है उसे मालाबार कोस्ट कहेंगे। ठीक है, इसे हमें एक एक करके पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन लेना है। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का लोकेशन क्या है बताइए? ये लाई करती है वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी कोस्ट के बीच में। इधर वेस्टर्न घाट है और इस तरफ अरेबियन सी का कोस्ट है, किनारा है। स्प्रेड कहाँ करती है? स्प्रेड करती है रन ऑफ कच्छ। ये अभी जब देखेंगे हम कि कच्छ जो प्लेन है इसके ऊपर वाला एरिया को हम रन ऑफ कच्छ कहते हैं। रन ऑफ कच्छ मतलब, रन मतलब होता है दलदली भूमि। सो दिस इज सॉल्ट सोक्ड मार्सी लैंड इन कच्छ। सॉल्ट सोक्ड मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा नमक है। मार्सी लैंड मतलब दलदली है, तो दलदली, और क्योंकि यहाँ इवोपरेशन बहुत ज्यादा होता है तो नमकीन जगह है, उसको रन ऑफ कच्छ कहते हैं। आगे देखना है, वहां से लेके कन्याकुमारी तक का जो रीजन है, नॉर्थ ऑफ कन्याकुमारी तक का, ये पूरा आ गया इसका जो एक्सटेंशन है। ठीक है, कौन कौन स्टेट कवर होती है? अभी हमने देखा कच्छ पेनिनसुला, काठियावाड़ पेनिनसुला और गुजरात पेनिनसुला कहाँ है? गुजरात में। महाराष्ट्र और गोवा को मिला के क्या कहते हैं? इसे कोंकण कोस्ट कहते हैं। कर्नाटक वाला को क्या कहते हैं? कन्नड़ कोस्ट, हालांकि मैंगलोर सिटी तक ही। और केरला कोस्ट, ये केरल स्टेट, ये सब स्टेट है, ये सब आते हैं। विथ क्या है? ये नैरो है। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है इसके कंपैरिजन में, ये तो कुछ और मैप दिखा रहा है, इसके कंपैरिजन में ये नैरो है। क्यों? आप आप जानते होंगे कि जो वेस्टर्न घाट है, जो इस छोर पर जो पहाड़ी है वेस्टर्न घाट, वो कोस्ट से काफी नजदीक है, वो किनारा से बहुत नजदीक है। उसका भी बहुत सारा रीजन है, आगे अगर देखेंगे, नहीं तो वेस्टर्न घाट में पढ़ेंगे या यहीं भी आगे आएगा। तो ये जो वेस्टर्न घाट है, ये जो किनारा है, जो समुद्र का तट है, उससे काफी नजदीक है। और ईस्टर्न घाट जो है ये समुद्र तट से थोड़ा थोड़ा दूर है, इसलिए ये ज्यादा वाइड है। ईस्टर्न घाट क्या है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या है? वाइड है। ये क्या है? नैरो है। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न घाट जो है समुद्र के छोर पर है, तो इसके बीच में जो मिट्टी है वो कम है, यहाँ मिट्टी ज्यादा है। ऑल राइट, दे आर नैरोवर इन द मिडिल बट ब्रॉडर इन नॉर्दर्न सदर्न पार्ट। ये जो कोस्टल प्लेन है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात हो रही है, बोल रहा है ऊपर में ज्यादा चौड़ा है। क्यों भाई, ऐसा क्यों कह रहा है? हमने देखा कि ये जो कच्छ प्लेन है ये कितनी चौड़ा है, ये जो काठियावाड़ प्लेन है ये कितनी चौड़ा है, और बाकी जो बच गया वो गुजरात प्लेन, तीनों मिला करके ही तो बनेगा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो कितना चौड़ा हुआ। साउथ में भी यहाँ पर क्या है? टूटा फूटा होने के कारण जो वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न घाट है ये ऊपर में ही मिलती है, यहाँ पर ही मिलती है।
तो इसके कारण नीचे भी थोड़ा वाइडर है और बीच में नैरो है। नेचर कैसा है? दे आर एन एग्जाम्पल ऑफ सबमर्जेंट कोस्टलाइन विच प्रोवाइड्स नेचुरल कंडीशन फेवरेबल टू द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स। क्या इसे मैं एक्सप्लेन करूं? देखिए क्या बात है, देखिए आप ध्यान से इसको समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। इंटरेस्टिंग बात है कि आपने सुना होगा द्वारका सिटी के बारे में। कृष्ण भगवान का जो द्वारका सिटी है, बोला जाता है कि वो डूब गया और यहाँ पर सबमर्ज्ड हो गया, और ऐसा बोला नहीं जाता है। एक शहर यहाँ मिला भी है जिसका सबूत भी है, बहुत लोग स्कूबा डाइविंग करके नीचे गए और वहां पर बहुत बड़े बड़े महल भी देखा है। तो ये एरिया क्या है, इसमें जो मालाबार कोस्ट है अगर इसको छोड़ दें तो बाकी जितना ये वाला कोस्ट है, चाहे वो कच्छ वाला हो, काठियावाड़ का रीजन हो, कोंकण का रीजन हो, कन्नड़ का रीजन हो, ये सब सबमर्ज्ड हुआ है। यहाँ पर जो जमीन थी, ये जो भूमि थी पहले, ये आज से बहुत पहले टूट के नीचे चले गई समुद्र के अंदर। इसलिए ये क्या हुआ, ये हुआ सबमर्ज्ड कोस्ट लाइन। ये जो कोस्ट लाइन है, इसके बगल की जो भूमि है वो टूट के नीचे गई है। इसलिए यहाँ पर अगर आप यहाँ से नीचे जाइएगा तो आपको अचानक बहुत गहराई का महसूस होगा। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा लैंड पार्ट है वो टूट के जमीन के नीचे गया है, इसलिए आपको यहाँ पर एकाएक गहराई महसूस होगी। ये सबमर्ज्ड कोस्ट लाइन है। समझ रहे हैं कि नहीं? उसका एग्जाम्पल याद कैसे करेंगे? द्वारका सिटी से। सबमर्ज्ड कोस्ट लाइन है, यानी यहाँ की जमीन कभी नीचे धंस के चली गई। अब अगर यहाँ गहराई बहुत ज्यादा है तो जो बड़े बड़े शिप हैं वो आसानी से यहाँ पर आ सकेंगे, वो जमीन से नहीं टकराएंगे। वो क्योंकि डेप्थ ज्यादा है, इसलिए उसका बहुत बड़ा पोर्शन अगर नीचे भी जाता है तो कोई बात नहीं है। इसलिए ये इस तरफ जो नेचुरल पोर्ट्स एंड हार्बर्स है वो ज्यादा रहेंगे। बेटर कंडीशन है पोर्ट्स और हार्बर्स बनाने के लिए, ताकि जहाज आसानी से आ सके। ये रीजन जो है मालाबार कोस्ट का, ये इमर्ज्ड कोस्ट लाइन है। और ये जो पूरा दिख रहा है इस तरफ का ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का, ये भी पूरा इमर्ज्ड है। यानी यहाँ पर अगर आप जाइएगा तो धीरे 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 जमीन कम होगी। यहाँ पर अचानक आपको गड्ढा नहीं मिलेगा, यहाँ पर बल्कि जमीन ऊपर आ रहा है पानी से। जैसे जैसे नदियां यहाँ पर और मिट्टी जमा करेगी, वो पानी नीचे भी चलते चला जाएगा। तो ये इमर्ज्ड कोस्ट लाइन का एग्जाम्पल है, ये सबमर्ज्ड कोस्ट लाइन का एग्जाम्पल है, और ये भी इमर्ज्ड कोस्ट लाइन का एग्जाम्पल है। सबमर्ज्ड कोस्ट लाइन जो होता है वो नेचुरल हार्बर और पोर्ट्स के लिए ज्यादा सुटेबल होता है। जो हमने नदियां, अभी तो ये वाला चैप्टर शायद नहीं लोड हुआ है, इंडस और ब्रह्मपुत्रा की हुई है, पर जब हम नदी पढ़ेंगे तो देखेंगे नदियां जो इस तरफ आती है, जो इस तरफ नदियां आती है, ये यहाँ पर एस्चुरीज बनाती है। एस्चुरीज का सिंपल मतलब होता है यहाँ समुद्री पानी और फ्रेश वाटर दोनों मिलते हैं, उसको एस्चुरीज कहते हैं। जो इस तरफ बड़ी बड़ी नदियां जा रही है वो डेल्टा का निर्माण करती है, और डेल्टा हमने पढ़ा है, चाहे ब्रह्मपुत्रा रिवर पढ़ रहे हो या इंडस रिवर पढ़ रहे हो, वहां हमने पढ़ा है। तो यहाँ चाहे गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, ये सब बड़ी बड़ी नदियां आती है, तो इधर डेल्टा का फॉर्मेशन होता है और इस तरफ ज्यादा एस्चुरीज का फॉर्मेशन होता है। अभी हम इस शब्दों को ज्यादा एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द टाइम का वो कॉन्स्टेंट है। यहाँ पर अगले किसी चैप्टर में और डिटेल में बताएंगे, पर समझ गए होंगे कि यहाँ जो नदियां आती है वो छोटी होती है और वो एस्चुरीज का फॉर्मेशन करती है, इधर डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। ठीक है। रेनफॉल कैसा होता है? इस तरफ क्या है? वेस्टर्न घाट है इस तरफ से। अगर ये इंडिया का वेस्ट कोस्ट देखे तो ये वेस्टर्न घाट है। यहाँ रेन टकराएगी और भरपूर बारिश होगी इस रीजन में। इस तरफ रिलेटिवली कम बारिश होती है। पहाड़ के इस तरफ जो कोस्टल प्लेन है वो तो पहाड़ के इस तरफ है, वेस्टर्न घाट के इस तरफ है, यहाँ पर ह्यूज रेनफॉल होती है साउथ वेस्ट मानसून से। क्यों? क्योंकि पहाड़ का ओरिएंटेशन वैसा है। ऐसे हम क्लाइमेट का चैप्टर में ये वाला भी पढ़ेंगे। ठीक है। सब डिवीजन सब पढ़ते हैं, यानी एक एक करके जो हमने पढ़ा ना कि पहला कच्छ पेनिनसुला है, फिर काठियावाड़ पेनिनसुला है, फिर गुजरात प्लेन है, फिर कोंकण प्लेन है, फिर कन्नड़ प्लेन है, फिर मालाबार प्लेन है। इसको हम एक एक करके स्टडी करेंगे कि किस रीजन की क्या खासियत है। पहला हम कच्छ पेनिनसुला को पढ़ते हैं। ये देखिए कच्छ पेनिनसुला का फोटो था, ये हमने इसको थोड़ा फेस इसका बिगाड़ दिया है। ये देखिए कच्छ पेनिनसुला है, ये वाला पोर्शन, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? कच्छ पेनिनसुला है। ये कच्छ पेनिनसुला का ऊपर वाला भाग, ये जो रेड में दिखाया गया है, तो हम भी रेड में ही दिखाते हैं ये वाला पोर्शन। हालांकि दूसरा कलर में दिखाने पर ज्यादा बढ़िया दिखेगा। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन रेड में दिया हुआ है, इसे कहते हैं रन ऑफ कच्छ। इसे पूरे को क्या कहते हैं? रन ऑफ कच्छ।
इसमें जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको कहेंगे ग्रेट रन, बड़ा है इसलिए ग्रेट रन। नीचे वाला को कहेंगे लिटिल रन ऑफ कच्छ। ये सब ज्योग्राफिकल टर्म्स है, ज्योग्राफिकल लोकेशन है, आपको याद करना पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो ये पूरा रीजन को क्या बोलेंगे, ये पूरा रीजन जो ये वाला रीजन है, इसके ये ब्लैक लाइन जो दिख रहा है, इसके ऊपर का जो रीजन है इसे हम कच्छ बोलेंगे, ठीक है, इसके बीच में जो कच्छ है। लेकिन जो ऊपर वाला रन कच्छ है उसको बोलेंगे रन ऑफ कच्छ या ग्रेट रन इसको बोलेंगे। ओवरऑल को क्या बोलेंगे, ओवरऑल को बोलेंगे रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाला रीजन को क्या बोलेंगे, ग्रेट रन, नीचे वाला को क्या बोलेंगे, लिटिल रन। बस आपको एक वो रफ में याद रखना है, ऊपर में क्या है ग्रेट रन, नीचे है लिटिल रन, क्योंकि ऊपर वाला का साइज बड़ा है इसलिए ग्रेट रन, नीचे का साइज छोटा है इसलिए लिटिल रन, ठीक है। रन का मतलब क्या होता है, रन का मतलब ये है, ये इसका खासियत है कि ये सॉल्ट सोक्ड मार्सी लैंड है। एक एक वर्ड पर ध्यान दीजिए। सॉल्ट मतलब होता है कि इसमें नमक बहुत ज्यादा मिलता है, राजस्थान में नमक की खेती भी होती है, नमक प्रोड्यूस किया जाता है, इस रीजन में भी नमक बहुत ज्यादा मिलता है, इसलिए सॉल्ट सॉफ्ट, नमक ज्यादा है। और मार्सी लैंड है, दलदली भूमि है, ये पूरा जो रन ऑफ कच्छ है, ग्रेट रन लिटिल रन सब, ये है सॉल्ट सॉफ्ट मार्सी लैंड। अगर आप ये बात एग्जाम में लिख दिए तो आपको 1 नंबर तो ऐसे एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ये सॉल्ट सॉफ्ट मार्सी लैंड है कच्छ का रीजन, ये जो रन ऑफ कच्छ का रीजन है वो वाला रीजन, ठीक। जो रेड में दिख रहा है वो रन ऑफ कच्छ है, पूरा को क्या बोलेंगे कच्छ। ऊपर वाला को ये जो पूरा रेड में है उसको क्या बोलेंगे रन ऑफ कच्छ, ऊपर को क्या बोलेंगे ग्रेट रन, नीचे को क्या बोलेंगे लिटिल रन। शायद आप समझ रहे हैं क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है। और ये वाला रीजन तो आप जानते हैं, इसको गल्फ ऑफ कच्छ कहा जाता है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। ये जो कच्छ है इसी के लोकेशन कहाँ बोल रहा है, नॉर्थ वेस्टर्न गुजरात। ये देखिए ये गुजरात है, ये पूरा गुजरात का रीजन है, तो इसका किस एरिया में, इसका किस एरिया में, इसको अगर इस तरह देखेंगे तो नॉर्थ वेस्ट का एरिया में, इसलिए लिखा है। कैसे फॉर्म हुआ, पहले ये एक आइलैंड था, ये जो पहले था यहाँ पर ये कटा हुआ था और चारों तरफ से यहाँ पर पानी था घिरा हुआ। आइलैंड का मतलब क्या होता है, लैंडमास विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड, ऐसे लैंडमास जो पानी से घिरे हो उसे कहते हैं आइलैंड। तो ये पहले ऐसे कटा हुआ था और इंडस रिवर जो है वो अपना सेडिमेंट्स जमा करी और धीरे धीरे ये जुट गया। तो ओरिजिनली एन आइलैंड, it became a part of mainland when surrounding seas and lagoons were filled by the deposition of sediments by the Indus River। जो surrounding lagoons थे, seas थे, समुद्र थे, मतलब चारों तरफ जो वाटर थे उसको भर दिया गया इंडस रिवर के द्वारा, तभी से ये हमारे प्लेन का हिस्सा बन गए। यहाँ टोपोग्राफी कैसा है, एरिड एंड सेमी एरिड लैंडस्केप है। एरिड मतलब जहां बारिश कम हो, 25 सेंटीमीटर से भी कम हो, उसे एरिड कहते हैं। सेमी एरिड मतलब जहां 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच बारिश हो। आप शायद अभी टेक्निकलिटी में ना जाइए, जब हम फॉरेस्ट पढ़ेंगे और क्लाइमेट पढ़ेंगे तो और इस पे समझ में आएगा। पर एरिड मतलब आप समझिए सूखा, और सेमी एरिड मतलब जो आधा सूखा हो, उससे कम हो, क्योंकि यहाँ रेन कम है और विंड एक्शन के कारण। क्यों रेन कम है भाई, कुछ अंदाजा अभी तक के क्लास करने के बाद लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई पहाड़ इस डायरेक्शन में नहीं है। यहाँ तो हवा कैसा चलेगी मानसून की, साउथ वेस्ट मानसून आएगी। अगर यहाँ पहाड़ होती, इससे टकरा के हवाएं ऊपर जाती, मॉइस्चर लेडन एयर, और उससे बारिश होती। क्योंकि पहाड़ की डायरेक्शन ऐसा नहीं है, इसलिए सारा विंड भाग कर हिमालय से टकराती है और उस तरफ बारिश होती है। अच्छा, ये तो हमने बता दिया। अब आप बताओ कि यहाँ बारिश नहीं होता है तो हमने क्यों कहा कि ये मार्सी लैंड है। हमने कहा ना ये दलदली भूमि है। अगर बारिश नहीं होता है तो मार्सी लैंड क्यों है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर लूनी रिवर अपना वाटर सबमिट करती है, जमा करती है। यहाँ पर और भी कई सीजनल स्ट्रीम्स आती है अरावली से निकल के, जो यहाँ पानी सबमिट करती है, इसलिए थोड़ा मार्सी लैंड है, ठीक है। अब देखिए इसी में क्या है, इसी के अंदर क्या है, इसी के अंदर ग्रेट रन है जो ऊपर की तरफ है, नॉर्थ ऑफ कच्छ, बस इतना ही जानना है। लिटिल रन क्या है, साउथ सदर्न में है। और ये रन का मतलब क्या है, सॉल्ट सॉफ्ट मार्सी लैंड, सॉल्ट सॉफ्ट मार्सी लैंड। यहाँ बानस लूनी इत्यादि रिवर आती है, इसलिए ऐसा हो गया। यहाँ पर नमक ज्यादा रहता है और मार्सी लैंड, ठीक है। अगला चलते हैं, काठियावाड़ पेनिनसुला। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल समझना। ये कच्छ का जो प्लेन एरिया है, पूरे एरिया को कच्छ कहेंगे, जहां पर
मार्सी लैंड है, जो दलदली भूमि है, उसको कहेंगे रन ऑफ कच्छ। ऊपर को कहेंगे ग्रेट रन, नीचे को कहेंगे लिटिल रन। ये पहले आइलैंड थी, इंडस रिवर ने भरकर इसको वो बना दिया। यहाँ पर एरिड रीजन है, बारिश कम होती है, पर नदी के पानी के कारण थोड़ा वैसा इसका है। काठियावाड़ पेनिनसुला, ये जो पूरा दिख रहा है, ये है काठियावाड़ पेनिनसुला। यही गांधी जी का जन्मस्थली था, यानी जो गांधीनगर है ये सब कहाँ है, इसी के अंदर होगा। अहमदाबाद भी इसी के अंदर। चेतेश्वर पुजारा किस रीजन से आते हैं? सौराष्ट्र से आते हैं। चेतेश्वर पुजारा कहाँ से आते हैं? सौराष्ट्र से। और रविंद्र जडेजा भी शायद सौराष्ट्र रीजन से ही आते हैं। तो ये कहाँ लोकेटेड है? कच्छ के साउथ, ये कच्छ था, इसके साउथ, ठीक है। सराउंडेड बाय लिटिल रन ऑन द ईस्टर्न साइड, इस तरफ था ना लिटिल रन, ये कच्छ था इस तरह से, तो यहाँ पर क्या था? लिटिल रन, इसलिए ईस्टर्न साइड में। और नाल बेसिन ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न साइड, ये आप छोड़ सकते हैं, पर इधर एक बेसिन है जिसे नाल बेसिन कहते हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो प्रोमिनेंट हिल्स हैं, 3 हिल्स हैं, मांडव हिल्स, गिरनार हिल्स और गिर रेंज। ये तीनों आपको याद करना है। क्या क्या याद करना है? मांडव हिल्स, गिरनार हिल्स और गिर रेंज किसका हिस्सा है? ये सौराष्ट्र के अंदर 3 हिल्स है, मांडव हिल्स, गिरनार हिल्स और गिर रेंज। आइए देखते हैं तीनों को। ये देखिए मांडव हिल्स है, ये वाला जो आपको दिख रहा है ब्लैक में, ये है मांडव हिल्स। ये किधर है? सेंट्रल रीजन में, मांडव हिल्स। ये देखिए यहाँ जो दिख रहा है, ये है गिरनार हिल्स, और यहाँ जो दिख रहा है, ये है गिर हिल्स। बस यही तीनों याद रखिए। बाकी जो दिखाया गया है, ये सब हमारे काम का तत्काल नहीं है, ये सब को छोड़ सकते हैं। आप ये याद रखिए कि ये वाला जो है, इसको गल्फ ऑफ खंबात और इसको गल्फ ऑफ कच्छ कहते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 माउंटेन रेंज कौन कौन है? काठियावाड़ प्लेन में, बीच में सेंट्रल में है मांडव हिल्स, इस तरफ है गिरनार हिल्स और गिर हिल्स। गिर में ही जो गिर लायन है कहाँ रहेगा? गिर हिल्स में ही रहेगा, गिर फॉरेस्ट में ही रहेगा। तो जो गिर लायन है वो यहाँ ही सौराष्ट्र रीजन में, साउथ सौराष्ट्र में, यहाँ पर गिर हिल्स है, यहाँ पर गिरनार हिल्स है, यहाँ पर मांडव हिल्स है, ये सब है इसका। तो मांडव हिल्स कहाँ है? लोकेटेड इन सेंट्रल पार्ट, और स्मॉल स्ट्रीम्स रेडिएट इन ऑल डायरेक्शन, ये हमने पढ़ा था कि इस तरह से चारों तरफ से ऐसे करके रेडियल ड्रेनेज का एग्जाम्पल है। आप देखिएगा हमारा ड्रेनेज वाला चैप्टर उसमें दिया हुआ है। गिरनार हिल्स, ये हाईएस्ट पॉइंट इस रीजन का है, कहां पर? गिरनार हिल्स में। ये जो गिरनार हिल्स है, इसी में हाईएस्ट पॉइंट है इस रीजन का, माउंट गिरनार ही हाईएस्ट पॉइंट है। इसी के रीजन में एक माउंटेन है, एक चोटी है, माउंट गिरनार, जो हाईएस्ट रेंज है, ठीक। गिर रेंज किधर है? साउथ पार्ट में है, और इस किसके लिए फेमस है? गिर लायन के लिए फेमस है। ये था हमारा काठियावाड़ पेनिनसुला। अब है गुजरात प्लेन। गुजरात प्लेन हमने कहा बताया कि ये कच्छ प्लेन है, ये काठियावाड़ प्लेन है, जो बच गया ये गुजरात प्लेन है। गुजरात प्लेन में देखिए इधर कोस्टल प्लेन भी है, और बाकी कोस्टल प्लेन मतलब जो समुद्र से लगा हुआ प्लेन, ये वाला पार्ट समुद्र से लगा हुआ है, इसलिए कोस्टल प्लेन भी है, बाकी सब ऐसे प्लेन है। तो गुजरात प्लेन के बारे में पढ़ते हैं। कहाँ लोकेटेड है जी गुजरात प्लेन? ईस्ट ऑफ कच्छ एंड काठियावाड़ पेनिनसुला। देखिए कच्छ के ईस्ट में है, काठियावाड़ के ईस्ट में है, ठीक है। कवरिंग द सदर्न पार्ट ऑफ गुजरात एंड द कोस्टल एरियाज ऑफ गल्फ ऑफ खंबात। ये गल्फ ऑफ खंबात का कोस्टल एरिया है, ये साउथ गुजरात का पोर्शन है ना। पूरा गुजरात को अगर देखें तो कैसा रहेगा? कुछ इस तरीका से रहेगा, रहेगा ना। तो ये साउथ पोर्शन में ये सब भी क्या है? गुजरात प्लेन का ही पार्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसमें कौन कौन रिवर फ्लो करती है? नर्मदा, तापी, माही, साबरमती। जब हम रिवर पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि चाहे नर्मदा हो, चाहे तापी हो, साबरमती हो, नर्मदा हो, तापी हो, ये सब नदियां गल्फ ऑफ खंबात में गिरती है। अभी आप इसको याद नहीं कीजिए पर ये जो गल्फ ऑफ खंबात है, उसी में नर्मदा, तापी, माही, साबरमती एक्सेट्रा फॉल करती है। तो ये जो गुजरात प्लेन बना है, इसी के सेडिमेंटेशन के कारण बना है। ये रिवर चैप्टर का एक्चुअली पार्ट हुआ। इसका टोपोग्राफी कैसा है ये आप छोड़ सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पर ईस्टर्न पार्ट में फर्टाइल लैंड है और एग्रीकल्चर होता है। ये जो आपको दिख रहा है, इसका अगर ये वाला पार्ट देखिएगा तो यहाँ पर खेती होता है। लेकिन जो कोस्टल प्लेन है, कोस्टल पार्ट है, यहाँ पर बहुत सारा सैंड है, बालू है, कोस्ट एरिया है ना। आप ही सोचिए, गोवा जाइएगा तो बालू नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो कोस्टल पार्ट है वो कवर्ड है किससे? विंड ब्लोन लोएस, जो सैंड हिप से, उसी को लोएस कहते हैं। जो
सैंड, जो बालू का पूरा ढेर रहता है, उसी को ये बोलते हैं। और इसलिए यहाँ सेमी एरिड लैंडस्केप है, उतना खेती नहीं होता है, उतना जानने की जरूरत नहीं है। कोंकण प्लेन किसे कहते हैं? ये गुजरात प्लेन का साउथ में है, और महाराष्ट्र से गोवा तक के एरिया को क्या कहते हैं? कोंकण प्लेन। साउथ ऑफ गुजरात प्लेन एक्सटेंडिंग फ्रॉम दमन टू गोवा। दमन कहाँ था? साउथ गुजरात में, जस्ट महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पर। तो महाराष्ट्र गुजरात के बॉर्डर से लेके गोवा तक इसको बोलते हैं कोंकण प्लेन। आपको ये लेंथ उन्थ याद नहीं करना है, विथ भी नहीं याद करना है कि 50 किलोमीटर इसका एवरेज विथ है। टोपोग्राफी कैसा है, ये सब आप रहने दीजिए, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमने लिख दिया है, पर ये कहीं पर आएगा, जरूरत पड़ेगा तो वहां देख लिया जाएगा। ये देखिए कोंकण का रीजन बता रहा है, थाने, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा, ये सब आप जानते होंगे, पहले से कुछ रीजन का सुने होंगे, रत्नागिरी, रायगढ़। जब शिवाजी पढ़ रहे होंगे तो रायगढ़ के बारे में सुने होंगे, मुंबई में थाने जानते होंगे, तो ये कुछ है। अगला है कर्नाटक कोस्टल प्लेन। ये किसके साउथ में है? कोंकण प्लेन, अभी पढ़े ना, ऊपर कोंकण नीचे कर्नाटका। ये गोवा से मैंगलोर तक है, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, मैंगलोर तक है ये, ठीक है। ये एक नैरो प्लेन है, यानी इसकी चौड़ाई कम है। ऊपर का एवरेज चौड़ाई कितना था कोंकण का? 50 किलोमीटर। इसका 30 से 50 है, और मैक्सिमम 50 भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप याद रखिए कि जो स्ट्रीम से वेस्टर्न घाट से वो वाटरफॉल बनाती है, और इसी में एक, जैसे नहीं समझे, ऐसा करके वेस्टर्न घाट है, अब यहाँ से नदियां गिरेगी तो ये क्या बनेगी? जब पहाड़ पर से नदी गिरेगी नीचे आएगी तो उसके कारण वाटरफॉल बनेगा ना, झरना बनेगा ना, वाटरफॉल। तो उसी वाटरफॉल में एक एग्जांपल है जोग फॉल्स, जो वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। जोग गरसोप्पा फॉल, जो सरा, सरा, सरावती रिवर के द्वारा बनाया जाता है, वो जोग फॉल्स इसी रीजन में आता है, कर्नाटक प्लेन में। ये हम अभी ना भी याद कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हम रिवर पढ़ेंगे तो पूरा इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन सरावती रिवर है, कहाँ फ्लो करती है, और कैसे जोग गरसोप्पा फॉल्स बनाती है, ठीक। ओके, आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर है ना गोवा, यहाँ से, और मैंगलोर कहाँ है? देखिए यहाँ लगभग कर्नाटक का। तो ये वाला जो पोर्शन है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं कन्नड़ कोस्ट। क्या कहते हैं? कन्नड़ कोस्ट। और जो कन्नड़ केनरा बैंक है, उसी से नाम आता है, कन्नड़ कोस्ट से ही। तो ये है क्या? कन्नड़ कोस्ट। कहाँ से? गोवा से मैंगलोर तक। अब मैंगलोर से ये जो पूरा केरल तक है, इसको क्या कहेंगे? इसे कहते हैं मालाबार प्लेन। केरला प्लेन भी कह सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा दूरी हटा देंगे तो केरल का ही एरिया बचा ना, तो केरला प्लेन या मालाबार प्लेन इसी को कहते हैं। कहाँ से कहाँ है? मैंगलोर से कन्याकुमारी, है ना, मैंगलोर से कन्याकुमारी तक ये है। ये कर्नाटक प्लेन से थोड़ा सा वाइड है, और लॉ लाइंग प्लेन है। इसकी खासियत बात ये है, ये याद रखना है आपको, कि ये जो क्या है, मालाबार प्लेन है, ये लॉ लाइंग प्लेन है। लॉ लाइंग मतलब इसकी जो सी लेवल से हाइट है बहुत कम है। क्या है? बहुत कम है। इसी के कारण यहाँ क्याल्स या बैक वाटर्स देखने को मिलता है। जनरली हम देखते हैं कि जो कॉन्टिनेंट है, जैसे इंडिया है, नदी यहाँ से शुरू होगा और समुद्र की तरफ जाएगा। पर केरल में भी कुछ नदियां हैं जो नदी से समुद्र की तरफ जाएगी, पर यहाँ कुछ अजीब देखने को मिलता है कि कुछ पानी समुद्र से केरल की तरफ आती है, समुद्र से अंदर आती है। इसे ही क्या कहेंगे? बैक वाटर। ये वाटर बैकवर्ड डायरेक्शन हो गया ना, क्योंकि जनरली वाटर को केरल से समुद्र की तरफ जाना चाहिए, पर यहाँ पर हो गया है उल्टा, समुद्र से वाटर केरल की तरफ आ रही है, इसलिए इसे बैक वाटर कहते हैं, और लोकल भाषा में इसे क्याल्स कहते हैं। तो ये क्या है? द बैक वाटर्स आर नोन एज क्याल्स which are shallow lagoons or sea inlets running parallel to the coastline. बेम्बानाद लेक, रामसर वेटलैंड। बेम्बानाद लेक क्या है? एक एग्जांपल है क्याल का, बैक वाटर का, जो कि रामसर वेटलैंड भी है। रामसर वेटलैंड आप जानते होंगे, बिहार में 4 स्थलों को रामसर वेटलैंड घोषित किया गया है, और भारत भर में भी लगभग 95 रामसर वेटलैंड है। तो उसमें से एक बेम्बानाद लेक भी है, जो लार्जेस्ट बैक वाटर है, 75 किलोमीटर लंबा है। देखिए ये है, ये ऐसे करके कोस्ट के किनारे किनारे चल रहा है, ये इस तरह से। यही क्या है? बेम्बानाद। इसी में जो बोट रेसिंग होता है वो यही बेम्बानाद लेक में होता है, वहां फेस्टिवल होता है, उसके दौरान इस तरह से पानी उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है, पानी उल्टा डायरेक्शन में इस तरह अंदर की तरफ जाएगा, समुद्र से इस तरफ की। तो हमने क्या क्या पढ़ा? अगर ये चार्ट आपको याद है तो काम हो जाएगा।
क्या पढ़ा? कच्छ कहाँ है? नॉर्दर्न मोस्ट कोस्ट ऑफ गुजरात, जो कच्छ पेनिनसुला का पार्ट है। काठियावाड़ कच्छ के साउथ में है, काठियावाड़ पेनिनसुला कहलाता है, पार्ट है। और यहीं पर क्या है? यहीं पर गिर रेंज है, यहीं पर गिरनार रेंज है, यहीं पर बीच में सेंटर में मांडव हिल्स है। और यही गिर रेंज किसके लिए फेमस है? गिर लायन के लिए फेमस है। इस तरह का कुछ सिंपल क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। गुजरात प्लेन कहाँ है? कच्छ और काठियावाड़ के ईस्ट में है, और ये सदर्न गुजरात कोस्ट को भी हैंडल करता है, मतलब इसके अंदर आता है। कोंकण कोस्ट कहाँ है? दमन से, यानी कि महाराष्ट्र गुजरात का बॉर्डर से गोवा तक। कर्नाटक या कन्नड़ प्लेन कहाँ है? गोवा से मैंगलोर तक। मालाबार कहाँ है? मैंगलोर से नीचे तमिलनाडु तक। ठीक है, अब हमें पढ़ना है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में। इधर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन था, अब हमें पढ़ना है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में। देखिए, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में जो वेस्ट बंगाल का रीजन है, ये तो सुंदरबन डेल्टा में आ गया। ये किस में आ गया? सुंदरबन डेल्टा। जब हम पढ़े तो देखे सुंदरबन डेल्टा किसका डेल्टा है? हुगली रिवर के द्वारा बनाया गया डेल्टा। और दूसरा किसका? गंगा नहीं, मेघना के द्वारा बनाया गया डेल्टा। मेघना किससे बनती है? गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र या जमुना प्लस पद्मा, ऐसा करके। तो उसकी डेल्टा को हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। ये कहाँ एक्सटेंडेड है? ये वेस्ट बंगाल में है प्लस बांग्लादेश में। तो वेस्ट बंगाल को तो यहाँ हटा देते हैं, क्योंकि वो सुंदरबन डेल्टा का पार्ट है। तो वेस्ट बंगाल के नीचे क्या है? इसलिए पहला चैप्टर आपको पढ़ाया गया था। अगर वो चैप्टर आप नहीं पढ़े तो इसको कवर करने में थोड़ा दिक्कत होगी। तो यहाँ उड़ीसा है, उड़ीसा है। अच्छा, हम ठीक से ही बना देते हैं। सॉरी, ये क्या बन गया? ये भी नहीं बना। ठीक है, इधर इस तरफ उड़ीसा है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, और इस तरफ तमिलनाडु है। थोड़ा रफ है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश इस तरह से है, कुछ आप जानते होंगे, पर उतना हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो ये उड़ीसा है। इस उड़ीसा कोस्ट को ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम उत्कल कोस्ट कहते हैं। उत्कल कोस्ट। जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, है ना, इस तरह से लिखा हुआ। पंजाब, भारत का पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब, सिंध एरिया, पंजाब सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, ये पूरा द्रविड़ा है यानी साउथ इंडिया, उत्कल। तो उत्कल क्या है? उड़ीसा को सिग्निफाई करता है। जलधि, जलधि क्या है? जो हमारे जल है, इंडियन ओशियन। तो हम क्या बड़ा बता रहे थे? ये वाला पार्ट। तो यहाँ पर उड़ीसा है, उसको क्या बोलते हैं? उत्कल कोस्ट बोलते हैं। उड़ीसा को बोलते हैं उत्कल कोस्ट। ठीक है, आंध्र प्रदेश को क्या बोलेंगे? आंध्रा कोस्ट, आंध्रा कोस्ट। ठीक है, तमिलनाडु को क्या बोलेंगे? तमिल कोस्ट, तमिलनाडु कोस्ट। अब देखिए, यहाँ पर दो चीज और आता है। एक है कोरोमंडल कोस्ट। यहाँ पर देखिए, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर पुलिकट लेक है ना, पुलिकट लेक। तो पुलिकट लेक से कन्याकुमारी तक की जो रीजन है, उसे ही हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, यानी यही तमिलनाडु कोस्ट हुआ। थोड़ा सा समझ रहे ना? तमिलनाडु बाद में बना। तमिलनाडु एक पॉलिटिकल यूनिट है, फिजिकल यूनिट तो नहीं है ना। फिजिकल मतलब वो तो कोई सरफेस पर बाउंड्री खींचा हुआ नहीं है ना, वो तो हमने मैप पर बना दिया, ग्लोब पर बना दिया, मानचित्र पर बना दिया। एक्चुअल में तो यहाँ पुलिकट लेक से आइडेंटिफाई हो रहा है, जो बॉर्डर है किसके बीच में? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में। तो ये पुलिकट लेक से कन्याकुमारी तक का जो कोस्ट लाइन है, इसे ही कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। यानी यही लगभग क्या हुआ? तमिलनाडु कोस्ट हुआ। बस ये पॉलिटिकल डिवीजन के कारण तमिलनाडु कोस्ट हुआ, और ये ज्योग्राफिकल जो फिजिकल डिवीजन था उसके बेसिस पर हुआ। तो कोरोमंडल कोस्ट याद रखना है। एक है नॉर्दर्न सिरकर्स। महानदी रिवर जो ओडिशा में है और कृष्णा रिवर जो आंध्र प्रदेश में, इसके बीच की जो भूमि है, उसको नॉर्दर्न सिरकर्स बोलते हैं। आपने नॉर्दर्न सिरकर्स का बहुत चर्चा सुना होगा हिस्ट्री की क्लासों में। तो नॉर्दर्न सिरकर्स किसको बोलते हैं? महानदी रिवर से कृष्णा रिवर के बीच की जो भूमि है, उसे नॉर्दर्न सिरकर्स कहते हैं। ठीक, एक बार फिर से देखूं, उत्कल कोस्ट किसे कहते हैं? उड़ीसा के कोस्ट को कहते हैं। आंध्रा किसके कहेंगे? आंध्रा कोस्ट को कहेंगे। नॉर्दर्न सिरकर्स किसके कहेंगे? ये आप छोड़ दीजिएगा, चिल्का लेक से ये सब जो लिखा हुआ है सिंपल समझिएगा। आंध्रा कोस्ट मतलब आंध्र प्रदेश में जो कोस्ट है उसको आंध्रा कोस्ट कहते हैं। नॉर्दर्न सिरकर्स किसको बोलते हैं? महानदी से उड़ीसा के बीच में जो है, महानदी जो उड़ीसा में है और कृष्णा जो आंध्र प्रदेश में, इसके बीच को नॉर्दर्न सिरकर्स कहते हैं। कोरोमंडल कोस्ट क्या हुआ? नीचे वाला, पुलिकट लेक से कन्याकुमारी या तमिलनाडु का जो कोस्ट है
उसे कोरोमंडल कोस्ट कहेंगे। तमिल कोस्ट किसको कहेंगे? कोरोमंडल कोस्ट को कहेंगे। कर्नाटिक कोस्ट किसको कहते हैं? ये कोरोमंडल कोस्ट का ही पुराना नाम है, हिस्टोरिकल नाम है। क्या? कर्नाटिक प्लेन। किसका नाम है? कोरोमंडल कोस्ट का ही है। हालांकि थोड़ा सा ये हिस्टोरिकल इसका सिग्निफिकेंस है, थोड़ा सा ये चेंज है, पर अभी तत्काल इतना याद रख सकते हैं। इसमें अगर कुछ क्वेश्चन पूछता है तो वो सिंपली पूछता है कोरोमंडल कोस्ट किसे कहते हैं। तो कोरोमंडल कोस्ट किसको बोलते हैं? ये जो पुलिकट लेक है, पुलिकट लेक से लेके कन्याकुमारी तक की जो कोस्ट है, इसे कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। ये तमिलनाडु कोस्ट को भी सिग्निफाई कर सकता है। दोनों एकदम सिमिलर है, थोड़ी बहुत का अंतर है। ये जो कोस्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून से बारिश नहीं होती है, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून का डायरेक्शन किधर है? साउथ वेस्ट की तरफ से आती है। साउथ वेस्ट की तरफ से ये विंड आती है इस तरह से। तो देखिए ये विंड के कारण यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो वेस्टर्न घाट से टकरा के बारिश हो जाएगी, तो इससे यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती है। किससे? साउथ वेस्ट मानसून से। हम एक बार फिर से दिखाते हैं, ये क्लियर नहीं हुआ होगा। इस तरह से है, इसलिए नहीं होती है क्योंकि यहाँ तो पहाड़ है ना, यहाँ पर क्या है? पहाड़ है, तो यहाँ तो विंड रुक जाता है और जो बचा विंड रहता है इसे पैरेलल मैक्सिमम विंड निकल जाता है, इस कोस्ट के पैरेलल चला जाता है, इसलिए यहाँ साउथ वेस्ट विंड से बारिश नहीं होता है। पर जब मानसून यही रिट्रीट करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है, अक्टूबर नवंबर में विंड का डायरेक्शन बदलता है, तब भारत में सिर्फ एकमात्र जगह यहीं पर होता है जिसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून से विंड होता है, रिट्रीटिंग मानसून से यहाँ बारिश होता है। इसलिए कोरोमंडल कोस्ट से थोड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये एरिया पिकुलियर है, इसलिए यहाँ पर धान की खेती बहुत ज्यादा होता है। ये सब वजह है। तो आपको कोरोमंडल कोस्ट याद रखना है। उत्कल कोस्ट मतलब उड़ीसा कोस्ट, आंध्रा कोस्ट मतलब आंध्र प्रदेश की कोस्ट। यहाँ देखिए पुलिकट लेक है, इसे ही कोरोमंडल कोस्ट या तमिलनाडु कोस्ट कहते हैं, इसे ही उड़ीसा कोस्ट कहते हैं, इसे ही आंध्रा कोस्ट कहते हैं, इसे ही कर्नाटिक कोस्ट भी कहते हैं। हालांकि थोड़ा सा अंतर है, पर हमारे एग्जाम के लिए इतना काफी है कि इसे ही कर्नाटिक कोस्ट भी कहते हैं। ओके, एनी प्रॉब्लम? और जब हम क्लाइमेट का चैप्टर पढ़ेंगे तब हम वहां भी डिटेल से समझेंगे कि क्यों बारिश का ऐसा पैटर्न है। आइए अब एक एक करके थोड़ा डिटेल में देखें। ठीक, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का क्या लोकेशन है? सिचुएटेड बिटवीन ईस्टर्न घाट, इस तरफ क्या है, जैसे उधर वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न घाट और वेस्ट कोस्ट के बीच में था, इधर ईस्टर्न घाट और ईस्ट कोस्ट के बीच में है। और ये डिसकंटिन्यूअस है, कौन? ईस्टर्न घाट, और बे ऑफ बंगाल के बीच में इसका लोकेटेड है। यानी एक तरफ ईस्टर्न घाट और एक तरफ बे ऑफ बंगाल। कहां से स्प्रेड है? ये स्वर्ण रेखा रिवर जो है वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का बॉर्डर पर, वहां से कन्याकुमारी तक। अगर ये आपको याद नहीं रखना है तो कोई बात नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप सिंपली बता सकते हैं उड़ीसा से लेके, या उड़ीसा वेस्ट बंगाल के बॉर्डर से लेके कन्याकुमारी तक की जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल प्लेन है, उसे ही ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहा जाता है। ये याद रखना है आपको कि ये वाइडर है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से इसकी चौड़ाई ज्यादा है, एवरेज विथ 120 किलोमीटर है। और बहुत सारे जगह में तो डेल्टा जहां पर बनाती है नदी, वहां 200 किलोमीटर के आसपास भी इसकी चौड़ाई है। ये फॉर्म कैसे हुआ? क्योंकि बहुत सारी नदियां, जैसे महानदी, जैसे गोदावरी, जैसे कृष्णा, जैसे कावेरी, जैसे वैगई, जैसे चित्तार इत्यादि नदियां वेस्टर्न घाट से निकल के या फिर दंडकारन प्लेट्यू से निकल के जब इस तरफ आती है तो यहाँ पर अपना सेडिमेंट्स जमा करती है और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बनता है। ठीक, नेचर कैसा है? ये इमर्जेंट कोस्ट लाइन है, पहले ही बता दिया गया है, इमर्जेंट कोस्ट लाइन है। और इस तरफ वाला सबमर्जेंट है, और इमर्जेंट होने के कारण डज नॉट प्रोवाइड नेचुरल कंडीशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स। इधर नेचुरल पोर्ट्स नहीं बनता है, नेचुरल हार्बर्स नहीं बनता है, और इधर रिवर्स वाइड डेल्टाज बनाते हैं। इस तरफ की रिवर क्या बना रहे थे? इस तरफ की रिवर एस्चुरीज बना रहे थे। यहाँ देखिए कावेरी रिवर कितना बड़ा डेल्टा बनाया, कृष्णा और गोदावरी मिलके केजी डेल्टा बोलते हैं, कितना बड़ा डेल्टा है, महानदी का डेल्टा है, तो इधर डेल्टा बनाते हैं। रेनफॉल इधर दोनों तरफ से होती है, कोरोमंडल कोस्ट में नॉर्थ ईस्ट मानसून से भी होती है और बाकी जगह साउथ वेस्ट मानसून से भी होती है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा क्लाइमेट के चैप्टर में की जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ सैंड ड्यून्स भी है, समुद्र के किनारे है तो सैंड ड्यून्स भी रहेगा, बालू भी रहेगा, बालू का पर्वत भी रहेंगे, और लगून्स भी हैं। जो समुद्र से घिरा हुआ लेक होता है उसे लगून कहते हैं, है ना, उसे लगून कहते हैं। फ्रेश वाटर लेक नहीं, ये लगून से। इसके बारे में भी कभी चर्चा करेंगे। ठीक है, सब डिविजन्स ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब सब डिवीजन पढ़ते हैं। ठीक,
जो महानदी और कृष्णा रिवर है इसके बीच के एरिया को क्या कहते हैं? नॉर्दर्न सिरकर। नॉर्दर्न सिरकर, ये आपको याद रखना है, नॉर्दर्न सिरकर। कृष्णा और कावेरी की भूमि के बीच के एरिया को क्या कहते हैं? कार्नेटिक। आप इसको रहने भी दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं, आगे जो बताया गया है काफी है। ये देखिए जन गण मन जो है पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा। विंद जलधि, यहाँ देखिए जल है, विंद, विंद यहाँ है, हिमाचल, ये गलत दे दिया है ना, हिमाचल इधर होगा, हिमाचल यहाँ, यमुना, गंगा, इस तरीका से पूरा भारत का जनगण मन में दिखाया गया है। ठीक है, पहला पढ़ते हैं उत्कल प्लेन। क्या है पहला? उत्कल प्लेन। ये कौन सा रीजन है? कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा है। इसमें क्या है? महानदी डेल्टा है। जब महानदी रिवर पढ़ेंगे तो और भी समझ में आएगा। पर उड़ीसा की जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है? वो महानदी रिवर ही है। उड़ीसा की प्रमुख नदी महानदी है, उसके कारण महानदी डेल्टा बनाता है। इसी में चिल्का लेक है उड़ीसा में, आपको मालूम होगा, जो भारत का सबसे बड़ा लेक है और सॉल्ट वाटर लेक है, वो चिल्का लेक है। एक दिन एक लेक्चर में हम लगुन्स क्या होते हैं, लेक क्या होते हैं, सॉल्ट वाटर लेक क्या होते हैं, फ्रेश वाटर लेक क्या होते हैं, ब्रैकिश वाटर लेक क्या होते हैं, कौन सा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, कौन सा लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक में कौन बड़ा है, इत्यादि के बारे में विस्तृत चर्चा हम कर देंगे जब ज्योग्राफी की लेक्चर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो खत्म हो जाएगा तो हम इसके बारे में भी एक लेक्चर ले आएंगे, तो आप वहां से देख लीजिएगा, अभी कंफ्यूज नहीं होइए। बस चिल्का लेक सबसे बड़ा लेक है। आंध्रा प्लेन जो नॉर्दर्न सिरकर्स भी कहलाता है, सिंपल भाषा में नॉर्दर्न सर्कार्स भी कहलाता है, आंध्रा प्लेन के बारे में पढ़ते हैं। इसका लोकेशन क्या है? साउथ प्लेन, उत्कल प्लेन के साउथ में और पुलिकट लेक तक है। ये यहाँ डेल्टा फॉर्मेशन किसका है? गोदावरी और कृष्णा का। केजी डेल्टा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट लेक के जस्ट ऊपर है केजी डेल्टा। रिवर की चैप्टर में इसको आप और क्लियरली समझ सकेंगे। ये कोस्ट लाइन लार्जली स्ट्रेट कोस्ट है, यानी कि इस तरह से कटा खटा नहीं है, इस तरह से है। इसके कारण अगर इस तरह से कटा फटा रहता तो नाव इस तरह से अंदर आता और आसानी से अच्छा हार्बर बनता, इसलिए यहाँ पर मेकिंग पोर्ट डेवलपमेंट डिफिकल्ट। इसके बावजूद भी कुछ पोर्ट है, जैसे विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। मछलीपट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु कोस्ट के बारे में पढ़ते हैं, इसे ही क्या कहते हैं? कोरोमंडल कोस्ट। ये पुलिकट लेक से कन्याकुमारी तक है और इसमें आंध्रा कोस्ट का भी सम पार्ट है, दोनों को मिलाते हैं तो इसी को कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। इसकी फीचर क्या है? इसी में कावेरी डेल्टा है, कावेरी डेल्टा, और कावेरी डेल्टा को कहा जाता है ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया, क्योंकि अभी हमने बताया कि कावेरी रिवर होने के कारण इस डेल्टा में पानी रहेगी मानसून के समय में भी, तो तब भी यहाँ पर क्या होगा? पैडी होगा। और साथ में जब इस डायरेक्शन से जब मानसून रिट्रीट करेगी, जब नॉर्थ ईस्टर्न मानसून आएगी, तब भी यहाँ रेन होगा। इसलिए तमिलनाडु में भी 3 बार पैडी का कल्टीवेशन होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया। किसे? कावेरी डेल्टा को। बहुत ज्यादा यहाँ पर खाद्यान्न का उत्पाद होता है। ठीक है, इस कोस्टल प्लेन का क्या उपयोग है? अभी हमने देखा कि कोस्टल प्लेन में क्या है? कोस्टल प्लेन ये समुद्र से सटा हुआ है, तो यहाँ पर फिशिंग होगा, यहाँ पर ब्लू इकोनॉमी होगा। ब्लू इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी डिपेंडेंट ऑन वाटर, जो पानी पर डिपेंडेंट है। जैसे यहाँ से क्रैब पकड़ा जाएगा, जैसे यहाँ से मोती जो होते हैं वो सब निकाले जाएंगे। पॉली मेटालिक नोड्यूल्स जो होते हैं, सिंपल समझिए, समुद्र के अंदर बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, वो भी निकाला जाएगा। यहाँ पर एडवेंचर हो सकता है। एडवेंचर कैसा? एडवेंचर कैसा? कोरल रिफ्स देखने के लिए जाइएगा कि नहीं? स्कूबा डाइविंग देखने के लिए जाइएगा कि नहीं? तो ये सब भी हो सकता है। एग्रीकल्चर है, पोर्ट्स और ट्रेड है। पोर्ट्स ट्रेड क्यों इंपॉर्टेंट है? बिहार का जितना भी सामान है, अगर विदेश जाना है तो ये इसी का किसी पोर्ट का यूज होगा। अगर अमेरिका से कोई सा प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश जाना है तो इसी पोर्ट्स का यूज होगा। इसलिए भारत का जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसका 98% इसी में प्रेजेंट पोर्ट से होता है। इकोनॉमिक रिसोर्स है, जैसे सॉल्ट, अभी हमने देखा ग्रेट रन ऑफ कच्छ, मोनाजाइट, मिनरल्स, ऑयल्स, गैस, ये सब भी यहाँ पर होता है। फिशरी भी होता है। ये सब मिनरल्स के बारे में हम जब मिनरल चैप्टर पढ़ेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन ज्योग्राफी, तो उसको पढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ क्या चीज का माइनिंग होता है। ह्यूमन सेटलमेंट भी बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा बड़ा शहर इधर है, जैसे चेन्नई इधर है, जैसे मुंबई इधर है, जैसे मैंगलोर इधर है ना।
तो इस तरह से बहुत बड़े बड़े ह्यूमन सेटलमेंट्स में ये बड़ा आबादी रहता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इसका प्रोटेक्शन का रिक्वायरमेंट है। आप बहुत सारा चीज लिख सकते हैं इसमें, एडवेंचर लिख सकते हैं या टूरिज्म लिख सकते हैं, टूरिज्म होता है। आप इसको लिख सकते हैं सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन के नजदीक होने की वजह से जो विदेश की शिप्स हैं वो भी यहाँ आएंगे फ्यूल के लिए, फूड के लिए और रिक्रिएशन के लिए, ये सब के लिए आएंगे ना, उससे भी हम पैसा जमा कर सकते हैं। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, तो हमने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को पढ़ा, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को पढ़ा, तब भी डिफरेंस देखा, पर एक बार फिर से उसको देख लेते हैं। लोकेशन कहाँ है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का? वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का कहाँ? ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में। विथ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का नैरो है क्योंकि वेस्टर्न घाट थोड़ा नजदीक है कोस्ट से, और ये ब्रॉड है। डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है, पर ये 50 किलोमीटर, ये 100 याद रख सकते हैं इजी के लिए। नेचर ये कैसा है? ये सबमर्जेंट है, एक्सेप्ट ये डूबा हुआ है ना, सिंकिंग है, टूट के नीचे गया है ना, एक्सेप्ट मालाबार कोस्ट, और ये पूरा का पूरा इमरजेंट है। यहाँ रिवर्स कैसा आते हैं? शॉर्ट रिवर्स आते हैं, छोटे छोटे नदियां आती है जो वेस्टर्न घाट से शुरू होती है और बस वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को पार करके अरेबियन सी से मिल जाते हैं। और क्योंकि वेस्टर्न घाट थोड़ा हाइट में भी ऊंचा है, इसलिए स्विफ्ट रिवर है। स्विफ्ट मतलब तेज नदियां हैं। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे बड़ा नदी भी आती है, नर्मदा और तापी, ये नदी वाला चैप्टर में हम डिटेल में देखेंगे। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से जो नदियां गुजरती है वो लार्ज है और लॉन्ग रिवर्स है, जैसे महानदी, कृष्णा एक्सेट्रा। डेल्टा, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में डेल्टा नहीं बल्कि इस्चुरीज बनते हैं। इस्चुरीज मतलब नदियां डायरेक्टली समुद्र की पानी से मिल जाते हैं, है ना, और इस तरफ डेल्टा बनते हैं। डेल्टा मतलब कि नदियां आएगी, उसका बहुत सारा धारा बनेगा और फिर ये पूरा एरिया में मिट्टी जमा हो जाएगा, एलुवियल सेडिमेंट्स डिपॉजिट्स होंगे, और ये पूरा एरिया काफी फर्टाइल भी होता है, तो इसे क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। उस तरफ क्योंकि सबमर्जेंट कोस्टल प्लेन है, इसलिए नदियां आती तो है पर वो डायरेक्टली समुद्र में चली जाती है। अगर ये समुद्र है तो डायरेक्टली समुद्र में गिर जाती है विदाउट फॉर्मिंग एनी डेल्टा, और यहाँ डायरेक्ट नदी का पानी समुद्र का पानी से मिलता है, इसे ही एस्चुरी बोलते हैं। ये भी काफी बायोडाइवर्स रीजन होता है क्योंकि यहाँ समुद्री मछली, समुद्री जीव के साथ फ्रेश वाटर मछली और जीव भी मिल सकते हैं। एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लेस फर्टाइल है, सिर्फ मालाबार कोस्ट ज्यादा फर्टाइल है, इधर का रीजन ज्यादा फर्टाइल है। रेनफॉल इस तरफ ज्यादा होता है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की तरफ ज्यादा होता है, क्योंकि जो वेस्टर्न घाट है वो कंटिन्यूअस है और इससे विंड टकरा के, मॉइस्चर लेडन विंड जो होते हैं, हाँ, जिसमें पानी की अधिकता होती है, वो टकराकर इधर बारिश कराती है। इधर टूटा फूटा होने के कारण, और क्योंकि ये जो है ये डायरेक्शन में पैरेलल हो जाता है साउथ वेस्ट विंड के कारण, और क्योंकि मैक्सिमम बारिश यहीं हो जाती है तो ये विंड ज्यादा बारिश नहीं करवा पाती है। ये इधर नेचुरल हार्बर के लिए उपयोगी है वेस्टर्न कोस्टल, जो वेस्ट कोस्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबमर्जेंट कोस्ट है, क्योंकि यहाँ टूट के गया है, तो यहाँ पानी काफी गहरा है, और इस तरफ इधर ड्रेजिंग का रिक्वायरमेंट होता है, यानी कटाव करने की जरूरत होता है, तो इस तरफ आर्टिफिशियल पोर्ट बनाए जा सकते हैं, आर्टिफिशियल पोर्ट बनाया जा सकते हैं। और हम जानते हैं इधर भी बहुत सारा पोर्ट है, जैसे पारादीप पोर्ट, जैसे चेन्नई भी पोर्ट है, जैसे विशाखापट्टनम पोर्ट है, जैसे मसूलीपट्टनम पोर्ट है या मछलीपट्टनम पोर्ट है, जैसे तूतीकोरिन है। तो इस तरह से पोर्ट तो है पर ये आर्टिफिशियल ज्यादा है, इधर नेचुरल पोर्ट रहेंगे। एक चैप्टर हम लाएंगे जिसमें भारत के जो 13 लार्ज पोर्ट्स हैं उसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा। तो इस तरह से हमें उम्मीद है आपको कोस्टल प्लेन समझ में आया होगा। हमारी ये लेक्चर आपकी जिंदगी और कोस्टल प्लेन को समझने में आपकी मदद करेगी, और अगर आप हमसे जुटे तो इस जुटने के लिए, हमारा लेक्चर देखने के लिए, अच्छा लगा हो फिर भी, नहीं अच्छा लगा हो तो जरूर बताइएगा हम कहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जब तक कि हम अगले लेक्चर में मिले, और हमसे जुटने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।